Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. गुड मॉर्निंग। अभी टाइम लगेगा, तबीयत को ठीक होने में भी समय लगेगा। हाँ, बस इतना ठीक है कि हम क्लास ले सकते हैं। और अब जो हम पढ़ रहे थे उस पे आते हैं। हमने कार्तीय वक्र पढ़ा, है ना। और कार्तीय वक्र के और भी वीडियो पढ़े हैं, वो आप लोग ने देख लिए होंगे, है ना। और भी वीडियो पढ़े हैं, वो आप लोगों ने देख लिए होंगे, तो वो भी वहां से भी देख लीजिएगा, क्योंकि वहां पे भी कई कर्व पढ़ाए हुए हैं। फिर मैंने सोचा रिपीट हो जाएंगे वही कर्व, तो वहाँ पे भी पढ़ाए हुए हैं, तो वहाँ से आप एक बार और देख लीजिएगा। वहाँ पे थोड़े से अलग और हैं, वो देख लेना। थोड़े ये वाले देख लेना तो बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा आप लोगों का। तो कर्व ट्रेसिंग वाले वो वीडियो भी देख लेना और ये भी देख लेना। अच्छा, आज हम जो करने वाले हैं वो है पोलर कर्व। पोलर कर्व, ध्रुवीय वक्र। पोलर कर्व जिसे आप कहते हैं ध्रुवीय वक्र। ऐसे वक्र जिनके समीकरण देख लिया, बढ़िया, बहुत बढ़िया, देख लिया तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे आपको आइडिया हो गया होगा कि कैसे भी ग्राफ क्यों ना हो, आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ग्राफ अजीब से भी होगा तो भी उसमें आप इंफॉर्मेशन निकाल के उसका डायग्राम बना सकते हैं। तो चलो, पोलर कर्व या ध्रुवीय वक्र जो है वो तब होता है जब किसी समी वक्र वक्र है, कोई अलग नहीं है। ये नहीं है कि ध्रुवीय वक्र कोई अलग होते हैं या कार्तीय वक्र अलग होते हैं, नहीं, समीकरण अलग अलग होती है। जैसे आप कोई चीज को बोल रहे हैं, आप एक तो हिंदी में बोल रहे हैं, मैं नहीं जानता हूँ। एक आप इसी बात को इंग्लिश में बोलो, आई डोंट नो। तो इन दोनों बातों में क्या फर्क है? बोल, भाषा का फर्क है। इन दोनों ही कथनों का भाव एक है, भाषा अलग है। एक ने हिंदी में कहा मैं नहीं जानता, एक ने कहा आई डोंट नो, वो इंग्लिश में बोल रहा है। बोल तो एक ही बात रहा है ना। एक ही बात को आप दो अलग अलग तरीके से व्यक्त कर रहे हैं। कोई उर्दू में बोलेगा तो शायद हो सकता है कोई और हो, फ्रेंच में बोले तो इसका कोई इसको किसी और तरीके से बोला जाएगा, लेकिन बोला तो यही जाएगा ना। बोला तो यही नहीं जाएगा ना कि मैं नहीं जानता। अब मैं नहीं जानता कि कई रूप हो सकते हैं। मैं नहीं जानता कि कई रूप हो सकते हैं। एक हिंदी रूप, एक इंग्लिश रूप, एक फ्रेंच रूप, एक स्पेनिश रूप, एक रशियन रूप, है ना। तो अलग अलग भाषाओं में उसके अलग अलग मायने, अलग अलग तरीके से उसको व्यक्त या बोला जा सकता होगा। सेम वही बात है, सर्कल सर्कल ही है। सर्कल सर्कल ही है, वो नहीं बदलेगा। अब आप सर्कल को, हमारे पास कई निर्देशांक तंत्र है, जिसमें से दो बड़े फेमस है। एक है कार्तीय, जो तो सबसे वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है हमारे लिए शुरुआती हिस्से के लिए। शुरुआत में आपको कार्तीय जो है वो सबसे आसानी से और सबसे बढ़िया तरीके से समझ में आता है, और इसी पे ज्यादातर आप अपनी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करते हो। तो अब ये व्रत ले लें, इसका केंद्र जो है मूल बिंदु है, और इसकी त्रिज्या मान लो ए है। तो इसी व्रत का समीकरण आप दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो कार्तीय रूप में, कार्तीय रूप में, जिसे कार्टेशियन फॉर्म कहते हैं। इसे आप कार्टेशियन फॉर्म में लिखेंगे तो इसी सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ये है कार्टेशियन फॉर्म। वर्त का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ये आपका व्रत हो गया। अब इसी व्रत को आप एक और रूप में लिख सकते हैं, जिसे कहते हैं आप ध्रुवीय। लेकिन भूल मत जाना जो बात मैंने शुरुआत में कही थी, आप बोल इसी व्रत को रहे हो। आप बोल इसी व्रत को रहे हैं, चाहे आप किसी भी फॉर्म में लिखें, इंग्लिश में लिखें, हिंदी में लिखें, उर्दू में लिखें, या किसी और भाषा का उपयोग करें, भाव वही रहेंगे, वो नहीं बदलेंगे। यानी आप ऐसे बोल रहे हैं तब भी ये यही सर्कल है, और आप ऐसे बोल रहे हैं तब भी यही सर्कल है। ये दोनों ही केस में आपका सेम सर्कल है। देखने में अलग अलग लगेगा, लेकिन हर बार ये एक ही आएगा। वैसे और भी तंत्र है हमारे पास, ऐसा नहीं है दो ही है, दो के अलावा भी तंत्र है। एक है पेडल इक्वेशन।
पैडल इक्वेशन। ये आपका कार्टेशियन हो गया, ये आपका ये कार्टेशियन है, ये आपका पोलर है। एक और होता है जिसका नाम है पैडल, एक और भी होता है जिसका नाम है नेज। अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम है, अलग अलग निर्देशी तंत्र है। बात एक ही है, सब में आपके जो वक्र है, जो भी कर्व है, उसके समीकरण को लिखना है। लिखना, मैंने जैसे कहा कि एक बात है जो आप लिखना चाहते हैं। अब हिंदी, इंग्लिश, सारी भाषा एक माध्यम है उसको लिखने का। उसी भावना को जो आप अभी महसूस कर रहे हैं और उसको शब्द देना चाहते हैं, तो उसी चीज को, उसी भाव को आप अलग अलग भाषाओं में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे ये है, अब आपके पास ये व्रत है, इस व्रत को आप लिखना चाहते हैं इक्वेशन के रूप में, समीकरण के रूप में, तो ये भी वही है और ये भी वही है, और किसी तीसरा या चौथा रूप भी अगर इसका आएगा तो हर बार ये इसी सर्कल का ही बात हो रही है। इसी सर्कल को अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। तो एक और फॉर्म है कार्तीय फॉर्म, इसलिए है कि ये बहुत पुरानी फॉर्म है। सबसे सबसे पहले जो रूप आया था हमारे गणित के अंदर, जो देशकार्त्य ने दिया था, है ना, जो रेने देशकार्त्य ने सबसे पहला कार्तीय रूप जो हमें दिया था, वो कार्तीय रूप था। फिर सभ्यता बढ़ती चली गई, हमें और समझ में आने लगा कि कार्तीय तंत्र क्या है। कार्तीय तंत्र का मतलब है एक बिंदु की जगह बताना, कि एक बिंदु कहाँ रखा हुआ है, एक बिंदु इस बोर्ड पर कहाँ रखा हुआ है, ये बताने का एक तरीका है जिसे आप कार्तीय तंत्र कहते हैं। फिर कहा कि इसी एक बिंदु को बताने के तो और भी तो तरीके हो सकते हैं, उसी एक बिंदु को बताने के और तरीके भी तो हो सकते हैं, तो और तरीके हो सकते हैं, इसी नाम से फिर कई तरीके निकल के आए, जिसमें से ध्रुवीय दूसरा तरीका था, पैडल जिसे पादिक कहते हैं, पादिक निर्देशांक वो तीसरा तरीका था, नेज निर्देशांक वो चौथा तरीका था। इस तरीके से नए तरीके और बनते चले गए। हुआ क्या, वही जो शुरुआत में था, बदला कुछ नहीं। चलो थोड़ा सा कार्तीय तंत्र पढ़ लेते हैं, ताकि फिर आपको समझ में आ जाए कि हम कुछ नया नहीं कर रहे हैं, बस एक ही चीज को अंदाजे बयां थोड़ा अलग होगा बस। निर्देशी तंत्र, कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखो कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब क्या है। कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब ये है कि अगर इस बोर्ड की बात करें, वैसे तो पूरी पृथ्वी की बात कर सकते हो आप, लेकिन अगर आप बोर्ड की बात करें, इस बोर्ड की, तो इस बोर्ड पे अगर मैं कोई दो पॉइंट बनाता हूं और मैं आपसे पूछूं कि ये दो पॉइंट कहां पर है, ये पी पॉइंट कहाँ है और ये कोई पॉइंट क्यू है, ये कहाँ है, तो इनको बताने के लिए कि ये बोर्ड पर कहाँ है, दिख तो रहे हैं आपको, दिख तो रहे हैं, सबको ही दिख रहे हैं, लेकिन बताओगे कैसे ये कहाँ है, बताओगे कैसे कि ये कहाँ है। समझ रहे बातों में, दिख पा रहे हैं, सबको ही दिख रहे हैं कि पी ये रहा, क्यू ये रहा, पी ये रहा, क्यू ये रहा। अब एक बात बताइए, दिख रहा है ये बात तो ठीक है, लेकिन आपके पास कोई अंधा व्यक्ति आ जाए, कोई अंधा व्यक्ति आ जाए तो देख ना सकता हो, उसको आप कैसे बताएंगे कि पी कहाँ है, क्यू कहाँ है। आपको दिख रहा है, किसी और को भी दिख रहा है, आप उंगली करके दिखा दोगे, वो देखो वो रहा पी, वो देखो वो रहा क्यू, दिख जाएगा, ठीक है। जिस जिसके पास आंखें हैं उसे तो दिख जाएगा, लेकिन एक अंधा आदमी आ गया आपके पास, उसे आप पी कैसे दिखाओगे, उसे तो आप यूं नहीं दिखा सकते कि वो रहा पी। अब उसे तो कोई आपको ऐसा तरीका बताना पड़ेगा जो हर अंधे आदमी पे भी काम करे और जिसकी आंखें हो उस पे भी काम करे। तो आपको एक जनरल तरीका चाहिए जो किसी चीज पे निर्भर ना करे, आपके सेंसेस पे निर्भर ना करे, आपके ज्ञानेंद्रियों पे या जो आपके पास इंद्रियां हैं इन पे निर्भर ना करे। और गणित का मकसद यही है कि आपको इंद्रियों से मुक्त करवाया जाए, क्योंकि इंद्रियां भ्रमित करती है। तो हम इंद्रियों से बाहर जाना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि भाई अंधा हो चाहे देखने वाला हो, हर किसी को पता हो पी कहाँ रखा हुआ है। और अगर हम ना भी देख पाए तो भी हमें पता होना चाहिए पी कहाँ है, देख पाए तो भी, ना देख पाए तो भी। तो फिर हमने एक नया सिस्टम इजाद किया जिसे कार्तीय तंत्र कहते हैं, है ना। वैसे निर्देशित तंत्र कहलाता है। निर्देशित तंत्र का मतलब यही होता है कि एक निश्चित बिंदु से आपको बताना है, जहां पे मैं खड़ा हूं, मुझे बताना है कि मैं कैसे पी पे पहुंचूंगा और कैसे क्यू पे पहुंचूंगा। तो ये देखो, दो लाइनें खींची गई, कार्तीय तंत्र की बात हो रही है। कार्तीय तंत्र ने दो लाइनें खींची, दो रियल लाइन, जो एक दूसरे से 90 डिग्री पे थी, जो एक दूसरे से 90 डिग्री पे थी। जो क्षैतिज लाइन थी इसको एक्स एक्सिस कहा गया। देखो रियल लाइन ही है दोनों की दोनों, दो रियल लाइनें हैं, दो वास्तविक
संख्या रेखा है, उनको लिया गया और एक दूसरे के लंबवत लिया गया। ये दो लाइनें आपने एक दूसरे के लंबवत ले ली, जो एक दूसरे को 0 पे कट करती है। शून्य दोनों पे होगा क्योंकि दोनों रियल लाइन है, दोनों जहां कट करेगी उसको 0 कहेंगे। ठीक है, अब इस रियल लाइन पे नंबर तो होंगे क्योंकि रियल लाइन है तो नंबर तो होंगे 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 और डैश डैश। अब आपने इस बिंदु को कहाँ रखा हुआ उसको नंबर में कन्वर्ट कर दिया कि भाई अगर आप यहाँ खड़े हैं, इस पॉइंट पे आप खड़े हैं, तो आप इतना इधर चलिए, इतना इधर चलिए, इतना इधर चल के फिर 90 डिग्री पे घूम जाइएगा और फिर इतना इधर चलिएगा। ये इतना इधर का नाम ही निर्देशांक था, वह अंक जो आपको निर्देशित करते हो कि कैसे आप P पे पहुंच जाएंगे, इनको निर्देशांक आ गया। तो ये जो चीज है ये निर्देशांक कहलाती है। तो अब आपको एक चीज क्लियर हो रही है, इसके भाव को पकड़िए, इसके भाव को पकड़िए। भाव ये है कि आप P पे कैसे पहुंचे, आप P पे कैसे पहुंचे। कोई ये जरूरी नहीं है कि कोई आपको यूं यूं करके बताए यूं ही पहुंचना है, ना ना, कोई जरूरी नहीं है। भाव तो यही है ना, भाव पकड़ो, एक्स वाई मत पकड़ो। एक्स वाई पकड़ोगे तो फिर आपकी जिंदगी में सिर्फ एक्स वाई के अलावा कोई दूसरा नहीं आ सकता। और अगर भाव पकड़ोगे तो जैसे मैंने कहा, अगर आप भाव पकड़ोगे तो आप उसे हिंदी में भी लिख सकते हो और उसे इंग्लिश में भी लिख सकते हो, उसे संस्कृत में भी और उसे किसी और भाषा में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हिंदी को ही पकड़े रखेंगे तो आपको लगेगा कि ये बात सिर्फ हिंदी की है। तो आपको बिंदु पे पहुंचाना है, एक निश्चित बिंदु या एक स्थिर बिंदु से आपको किसी बिंदु P तक पहुंचाने का तरीका है कि कैसे आप पहुंचेंगे। ये पहुंचाने का एक तरीका और भी तो हो सकता है कि कोई मुझे ये बता दे कि भाई आप जहां खड़े हो, अभी आप जहां खड़े हो उस बिंदु से आप इतने डिग्री का कोण बनाइए और इस कोण पर इतना चलिए, इस कोण पर इतना चलिए, आपको बिंदु मिल जाएगा। तो ये भी एक तरीका हो सकता है, बिल्कुल सही है। इसमें क्या गलत है, इसमें क्या गलत है। कोई कहे कि भाई ये वाला कोण बना लो और ये कोण बनाकर इस पे चलो। जब आप निशाना लगाते हैं तो आप यही तो करते हैं। जब आप किसी पे निशाना लगाते हैं, मान लीजिए कोई पत्थर है और आप कहीं फेंक रहे हैं, तो आप कैसे फेंकते होंगे, पत्थर आप कैसे फेंकते होंगे। तो जब आप पत्थर फेंकते होंगे तो आपके पास दो तरीके हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि आप पत्थर को ऐसे फेंके कि पत्थर पहले ऐसे जाए और फिर ऐसे जाए, ये तो संभव नहीं है। आपका पत्थर तो ऐसे नहीं जा सकता ना, है ना। आज मान लो सामने में कोई खिड़की है, उसका कांच तोड़ना है आपको और आप पत्थर फेंकते हैं, तो पत्थर कैसे फेंकेंगे, ऐसे थोड़ी फेंकेंगे कि जाओ पहले सीधा चल, पहले 5 मीटर सीधा चल, फिर 90 डिग्री पे हो जाना, 4 मीटर जाके कांच पे लग जाना। ऐसे तो नहीं होगा, पत्थर कैसे जाएगा, यूं। ये आपका कोण खिड़की से और फिर पत्थर। तो ये जो तरीका है ये भी उतना ही प्रैक्टिकल है, ये भी उतना ही प्रैक्टिकल है। अलग अलग तरीके हैं, रिपीट कर रहा हूँ, बात वही है, बात P तक पहुंचाने की है, बात P तक पहुंचाने की है। अगर अब दूसरा एग्जांपल लो, अगर किसी पत्थर को फेंक दिया, पत्थर पहुंच गया वहां पे, अगर किसी आदमी को खिड़की पे पहुंचाना हो तो आदमी खिड़की तक कैसे पहुंचेगा, तो आदमी पहले चलेगा, फिर जो सीढ़ी लगी पड़ी है उस पर चढ़ के, तो आदमी ऐसे ही जाएगा। पत्थर फेंकते तो पत्थर को ऐसे फेंकते, पत्थर यूं जाता, और व्यक्ति को भेजना होता कि भाई व्यक्ति को भेज रहे हो तो व्यक्ति ऐसे जाता, पहले दीवार तक जाता, फिर दीवार के पास में जो सीढ़ी है उसको पकड़ के ऊपर चढ़ता। और आदमी को तो यूं नहीं कर सकते ना, तोप में घालो और फेंक दो, है ना। किसी आदमी को अगर खिड़की पे पहुंचाना होता तो क्या करते, तोप में डाल के कि तोप में लगा और भेज दो खिड़की पे। तोप पे पहुंच तो जाता लेकिन उसके परखच्चे पहुंचते, वहां पे व्यक्ति नहीं पहुंचता। तो दोनों ही अपने हिसाब से सही है, ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है, दोनों ही P पे पहुंचे, पत्थर भी P पे पहुंचे और व्यक्ति भी P पे पहुंचा, दोनों ने अपने अपने कोऑर्डिनेट तरीके यूज किए। ठीक है, तो यही बिंदु के निर्देशांक r थीटा है और यही निर्देशांक x y है, इनको कहते हैं समतुल्य। ऐसे मतलब आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, ये r थीटा x y बराबर है। यहाँ थोड़ा सा बीच में चिन्ह का ध्यान रखना, ये वाला चिन्ह जो है ये समतुल्य है। समतुल्य का मतलब है ऐसा नहीं कि पहला पहले के बराबर है दूसरा दूसरे के बराबर है, ना ना, वो तो बराबर का चिन्ह होता है। जब बीच में बराबर का चिन्ह आ जाए तो पहला पहले के बराबर है दूसरा दूसरे के बराबर है। समतुल्यता का मतलब है जो काम आपका एक्स वाई कर रहा है, जो भी कर रहा है
वही काम आपका आर थीटा करेगा। आर थीटा का अंदाज थोड़ा अलग है, एक्स वाई का अंदाज थोड़ा अलग है ना। एक्स वाई का, जैसे तुलसीदास जी थे, कबीर थे, रहीम थे, सब ने दोहे लिखे, लेकिन दोहे लिखने में कबीर अलग तरीके से लिखते थे, लिखते दोहे ही थे, लेकिन कबीर अलग तरीके से लिखते थे, तुलसी अलग तरीके से लिखते थे, रहीम अलग तरीके से लिखते थे, तो लिखने का तरीका तो अलग था ना। तो सेम वही बात है, दोनों ही आपको बता रहे हैं पी पे कैसे पहुंचा जाए, लेकिन दोनों ही पी पे पहुंचा देंगे, लेकिन बराबर नहीं है ना, बराबर नहीं है। आप तुलसी और कबीर को बराबर नहीं कर सकते कि बराबर है, बराबर नहीं है। बात वही बोल रहे हैं, वही चीजें तुलसी ने अपने अंदाज में कही होगी, रहीम ने अपने हिसाब से कही होगी, कबीर ने अपने हिसाब से कही होगी, लेकिन कंपेयर नहीं कर सकते आप कि तुलसी रहीम बराबर है, ये बराबर है या छोटे बड़े नहीं, अलग अलग एक ही है। ठीक है, भावार्थ एक ही है इनका कि आपको पी तक पहुंचाना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनमें कुछ रिलेशंस भी है, इनमें कुछ रिलेशन है जो आपको यहाँ दिखाई देंगे। अगर हम इसे देखें तो ये समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कुछ रिलेशन बन जाएंगे यहाँ पे, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, तो आर स्क्वायर बराबर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नंबर 2, एक चीज और देखें, ये आपका आधार है, ये आपका लंब है, और ये कर्ण है, तो x बट्टा आर, x बट्टा आर बराबर है कॉस थीटा, क्योंकि x आधार हो गया, आर कर्ण हो गया, तो x बट्टा आर बराबर कॉस थीटा या x बराबर आर कॉस थीटा। ऐसे ही अगर और देखें एक, तो ये रहा लंब, ये रहा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण यानी y बट्टा आर बराबर साइन थीटा। ठीक है, एक और बन सकता है, अगर मैं इन दोनों का भाग दे दूं, इन दोनों का भाग दे दूं आपस में, तो आर से आर कट जाएगा, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा टेन थीटा आ जाएगा, टेन थीटा बराबर वाई बट्टा एक्स, भाग देने पर। ये 4 रिलेशन आप बना सकते हैं। इन 4 रिलेशन का महत्व क्या है? इनका महत्व है कि जब भी कोई समीकरण कार्तीय में दिया हो, तो आप इनकी सहायता से ध्रुवीय में जा सकते हैं, एक्स वाई को हटा के आर थीटा में जा सकते हैं, और अगर आर थीटा में है तो आप ध्रुवीय में आ सकते हैं, अदला बदली कर सकते हैं, इधर से इधर और इधर से इधर आ सकते हैं। एक समीकरण को दूसरे समीकरण में कन्वर्ट किया जा सकता है, जैसे मैंने कहा था, जैसे ये वाला समीकरण है, अगर ये वाला समीकरण हम ले, ये वट का समीकरण था, ये कार्तीय रूप में था, इसको अगर हम ध्रुवीय रूप में बदलें तो हम यहाँ से मान ले सकते हैं x बराबर आर कॉस थीटा, y बराबर आर साइन थीटा, है ना। तो x और y चला जाएगा, x और y को भेजना ही है, क्योंकि कार्तीय रूप हटाना है, ध्रुवीय लाना है। हम एक्स वाई को हटाने वाले हैं और आर कॉस थीटा को लाने वाले हैं, आर और थीटा को लाने वाले हैं, तो एक्स वाई हटा दिए, है ना। वो पहले चलता था 2014 में, मोदी जी को लाने वाले हैं, हम मोदी जी को लाने वाले हैं, तो हम मोदी जी को लाने वाले हैं, ला रहे हैं ना वापस से, देखो, है ना। नारा चलता, अब नहीं चलता, पता नहीं क्या हुआ उसको, पहले नारा चलता था, आपको भी याद होगा, बड़ा फेमस नारा, हम मोदी जी को लाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। शायद अच्छे दिन आ गए होंगे इसलिए वो नारा बंद हो गया। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि नारा अर्थ पूरा कर गया। तो आर कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस आर साइन थीटा का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। अच्छा, अब गारंटी शुरू हो गई है, अच्छे दिन आ गए, अब नई गारंटी शुरू हो गई है। तो आर स्क्वायर, है ना, तो आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर का मान 1 हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, आर बराबर ए, तो आर बराबर ए आ गया। अभी तबीयत ठीक नहीं है, टाइम लगेगा, क्योंकि ये जो कल जब मैं डॉक्टर के पास गया था तो बात हो रही थी, तो वो बता रहे थे कि ये जो नया चल रहा है अभी कोविड वाले जो वेरिएंट है, उनका ही वेरिएंट है, और ये गले पे अफेक्ट करता है, गला खराब करता है और फेफड़ों में इन्फेक्शन करता है, तो जल्द ही अगर ये नहीं ठीक हुआ
तो फिर खांसी आनी शुरू हो जाती है और फिर वो लंबे समय चलते हैं, महीना 1.5 महीना तक वो खांसी चलती रहती है। मैंने कहा बुखार उखार तो आया ही नहीं, बोला बुखार कईयों के आता है कईयों के नहीं आता। मैंने कहा यार बुखार तो क्योंकि नॉर्मली तो होता है जब भी फ्लू होता है, ये जिसे फ्लू कहते हैं हम, जब फ्लू होता है तो पहले बुखार चढ़ता है, बदन टूटता है, गला भी खराब होता है, हल्का सा कफ भी आता है, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। डरा मत यार, का उदयपुर में डेथ हो गई, मैं नहीं मरूंगा, चिंता ना कर। और कोविड से तो मैं मरूंगा भी नहीं, मैंने सारे कोविड झेले हैं, मेरे पास सारे सर्टिफिकेट हैं, मेरे पास सारे टेस्ट के सर्टिफिकेट है, मेरे पास कोविड 2 का सर्टिफिकेट है, 1 तो नहीं हुआ भगवान की दया से, अच्छा हुआ 1 तो नहीं हुआ, पकड़ के ले जाते। 2 हुआ है मुझे, 3 हुआ है मुझे, 4 हुआ मुझे, अब सर्टिफिकेट देने बंद कर दिए, वरना ये भी मेरे पास होता, पता नहीं कैसे आ जाता है। आर बराबर ए, तो इसी का समीकरण ये कार्तीय था, है ना, सिर्फ फर्स्ट का नहीं है मेरे पास। अच्छा वैसे डर भी लगता है, फर्स्ट वाला होता तो पकड़ के ले जाते, अच्छा है फर्स्ट वाला नहीं है। सेकंड वाले में वो दिक्कत खत्म हो गई थी ले जाने वाली, और क्या पता फर्स्ट भी हुआ हो, मैंने चेक नहीं करवाया हो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, और आर बराबर ए, देखो यही समीकरण इसमें बदल गया, और वापस जाना है, वापस घर लौटना है, तो ये लो आर का मान यहां से रख दो, आर का मान, इम्यूनिटी भयंकर बुरी है मेरी। तो यार एक बात बताओ, क्लास में पढ़ाने से इम्यूनिटी बढ़ती है क्या? ज्ञान तो बढ़ता है, इम्यूनिटी थोड़ी बढ़ती है। हम लोग सारा दिन क्लास में होते हैं, सारा दिन, ना कोई धूप देखते हैं, ना कोई बारिश देखते हैं, ना कुछ और देखते हैं, सारा दिन यहाँ रखे रहते हैं। अब सारा दिन क्लास में रहते हैं तो इम्यूनिटी बढ़ेगी कैसे, अपने आप थोड़ी बढ़ेगी। तो आर का मान रख दो √x² प्लस वाई स्क्वायर, और दोनों तरफ वर्क करने पर ये आपको पुनः आपका समीकरण प्राप्त हो गया। देखो आ गया, यानी आप जब चाहें आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। अच्छा, थैंक यू हेमलता। हाँ नहीं, कुछ होगा नहीं, होता तो कब का ही हो आ जाता, यानी भगवान ने उम्र दे रखी है। ये देखो आप किस में आए, ये रहा आपका कार्तीय, कार्तीय से आप ध्रुवीय में आ गए, और फिर आपका मन नहीं लगा तो वापस कार्तीय में चले गए। तो ये जो 4 समीकरण है ना, ये आपस में इंटरचेंज कर लो आप, जब मन में आए एक समीकरण को दूसरे में बदल लो, दूसरे को एक में बदल लो, आप आपस में इंटरचेंज कर सकते हो। अब बात है कि ऐसा क्या है ध्रुवीय में, ऐसा ध्रुवीय में क्या है जो कार्तीय में नहीं है। कार्तीय के समीकरण की प्रॉब्लम ये कि कार्तीय इनिशियल थे हमारे, शुरुआती तौर पे एक्स वाई ठीक थे, लेकिन जैसे जैसे हम आगे जाते हैं हमारे जो ग्राफ है वो कॉम्प्लिकेटेड होते चले जाते हैं, लंबे होते चले जाते हैं। लेकिन ध्रुवीय में हर समीकरण बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं और बहुत सुंदर होते हैं, बहुत छोटे होते हैं और बहुत सुंदर होते हैं। कार्तीय समीकरण लंबे होते हैं, एक तो लंबे होते हैं और बोरिंग होते हैं। आप किसी भी समीकरण को अगर देखेंगे, आपने कार्तीय में कई चीजें पढ़ी है, जैसे बेलन पढ़ा है, मैंने पढ़ाया था, अरे बेलन शंकु आपने पढ़ा, देखा समीकरण कितने बड़े बड़े आते हैं, इतने बड़े बड़े समीकरण आते हैं कार्तीय के अंदर। तो कार्तीय के अंदर नॉर्मल चीजों के समीकरण भी काफी बड़े हो जाते हैं। आप वर्त के समीकरण को देखिए, ये तो मूल बिंदु पे केंद्र वाला है, अगर नॉर्मल हम वर्त का समीकरण ले तो x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, बड़ा सा समीकरण आता है। एक छोटे से व्रत का, एक सामान्य व्रत का समीकरण भी काफी अच्छा खासा बड़ा समीकरण आता है। तो कार्तीय में समीकरण बड़े आते हैं, लेकिन एक अच्छी बात भी है, एक नेगेटिव पॉइंट है तो एक पॉजिटिव पॉइंट भी है, बड़े आराम से समझ में आते हैं। आप चाहे किसी भी 11th क्लास का बच्चा जब 10th पास करके आ जाए, उसे आराम से कार्तीय तंत्र समझा सकते हैं, कार्तीय तंत्र उसको बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगा। तो समझाने के हिसाब से सबसे आसान तंत्र है कार्तीय तंत्र, इजीली सब बच्चे को समझ में आ जाता है, किसी को कोई परेशानी नहीं आती है। और छोटी क्लास में आप ग्राफ बनाना सिखाई देते हैं उनको, तो ये सिस्टम हमारे लिए सबसे ईजी है, सरल है समझने के लिहाज से। लेकिन जब हम ग्राफ बनाते हैं तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं इनके, और बहुत लंबे लंबे इक्वेशंस आते हैं। दूसरा, इसमें वो सुंदरता नहीं है जो इन ग्राफ के अंदर है, इन ग्राफ के अंदर बहुत ही अलगपन है। आ जाओ, इन ग्राफ में जो सुंदरता है वो बहुत अलग किस्म की है।
एक सिंपल सा ग्राफ जो होता है, एकदम सिंपल ग्राफ, बहुत छोटा सा ग्राफ अगर मैं बनाऊं तो भी सिंपल सी इक्वेशन से भी बड़ा प्यारा सा ग्राफ जो है वो देखने को मिलता है। जैसे देखो, एकदम सिंपल है, ठीक है। अभी मैं सिर्फ ए के स्लाइडर को चेंज कर रहा हूं। अगर मैं ए की जगह बदल दूं इसमें इसमें मैं अगर ए की जगह बदल दूं, अब गौर करिएगा, समीकरण में देखिएगा इतना बारीक बारीक डिफरेंस भी समीकरण को इतना सुंदर बना देता है कि पूछो मत। छोटा सा डिफरेंस, हल्का सा डिफरेंस भी। अब जैसे ये रहा, है ना। अब जैसे आप इस ए को यहां से उठाकर अगर यहां रख दें, सेम को, चलो अब दोबारा देखते हैं, सेम चीजें हैं। मैं ग्राफ का डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है। अब देखो, मैं दोनों ही ग्राफ को, ये एक में मैंने ए को आगे रखा है, एक में मैंने ए को कोण के साथ में रखा, बारीक सा डिफरेंस किया, ज्यादा डिफरेंस मैंने नहीं रखा, सिर्फ छोटा सा अंतर पैदा करने की कोशिश की और दिखाया है कि एक बारीक सा डिफरेंस भी इतना खूबसूरत ग्राफ बना देता है ध्रुवीय के अंदर कि क्या कहना। वो जैसे आप फूल पत्तियां देखते हैं, वो सारी फूल पत्तियां आपको यहाँ मिल जाती है, एक बारीक से डिफरेंस है, छोटे से डिफरेंस है। अगर हम ए के मान को चलाएं, अगर हम इसे थोड़ा स्लो कर दें, और मैं धीरे धीरे चला के दिखाऊं, और दोनों में याद रखिए, दोनों में सिर्फ फर्क है, ए जो है एक के अंदर बाहर है, एक में थीटा के साथ है। देखो, दोनों एक हो गए। और देखो बार थोड़े पहले मालो पंखो आयो, पंखो गयो यार, ये देखो ये पंखो है, 5 ताड़ियारो। देख रहे हैं? तो ये एक छोटा सा, एक बहुत बारीक डिफरेंस है कि आपको समझ में आएगा कि कार्तीय और ध्रुवीय में क्या अंतर है। आप ध्रुवीय में इतने बड़े डिफरेंस पैदा नहीं कर सकते, एक मामूली से एक मामूली सा जो है ना, एक मामूली सा ए, मैंने कुछ ज्यादा बदलाव नहीं किया। समीकरण को देख लो, दोनों समीकरण साथ में ही है, दोनों ही समीकरण साथ में। इसमें आपका ए जो है वो आगे रखा हुआ है, देखो। और इसमें जो ये ए है, यहां से उठा के मैंने
यहाँ रख दिया। सिर्फ ए को मैंने एक बार ए को कॉस थीटा कर दिया, एक बार मैंने कॉस ए थीटा कर दिया, है ना। सारी राखियां बन गई, जितनी भी राखियां हुए ना भांति भांति की, फिर सारी राखियां इनमें कवर हो जैसी। तो बड़ा इंपॉर्टेंट समझाता है कि ध्रुवीय वक्र इतने कमाल के होते हैं, छोटे छोटे से होते हैं, छोटे छोटे से होते हैं, लेकिन बनते बहुत कुछ है। आप इसे एक छोटे से ए से सिर्फ ए के मान को हल्का हल्का चेंज करके आप इतने शेप निकाल सकते हैं, इतने शेप निकाल सकते हैं आप, अनगिनत शेप। और यहाँ पे भी मैंने ए का मान भी लिमिट रखा हुआ है -10 से +10। अगर मैं इसका मान और बढ़ा दूं, यानी रेंज बढ़ा दूं, -100 से +100 कर दूं, तो आपको इतने डिजाइन प्राप्त होंगे। हर ए के लिए, हर ए के लिए आपको एक खास डिजाइन प्राप्त होगा, हर ए के लिए। ए का मान 0.1 रखा, एक प्रकार की राखी, 0.2 रखा, दूसरे प्रकार की, 0.3 तीसरे प्रकार की, 0.4 चौथे प्रकार की। लेकिन याद रखिएगा, ये मैं 0.1 0.2 रख रहा हूँ, इसके बीच वाले भी रख सकता हूँ। 0.001 इस पे कुछ और निकलेगा, 0.0001 उस पे कुछ और निकलेगा। तो हर बार आपके लिए एक नया ग्राफ जो है वो तैयार होगा, हर बार। एक छोटा सा समीकरण क्या क्या कर सकता है, ये है ध्रुवियों की ताकत। मतलब गागर में जो सागर वाली कहावत होती है, वो ये ध्रुवीय वक्र जो है पूरा करते हैं। छोटा सा वक्र कवर सब कुछ कर लेता है, ठीक है ना। तो चलो, उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आ गया होगा कि ध्रुवीय वक्रों में ऐसा खास क्या है। अगर आप इसी का कार्तीय समीकरण बनाते तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता, है ना। अगर आप इसी को वहां बनाते तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। अगर इसको कार्तीय में बनाते तो पता नहीं कितने बड़े समीकरण आते। तो इसीलिए कार्तीय से हम थोड़े से सुरक्षित रहते हैं। कार्तीय से ज्यादा, कार्तीय शुरुआती दौर में ठीक थे, मैंने पहले कहा था, ये समझने के लिए ठीक थे शुरुआती दौर में। जब आप छोटी क्लास के बच्चे को सिखाते हो तो बढ़िया है ना। जैसे आप छोटी क्लास में वर्ग, आयत, चतुर्भुज इनसे शुरू करते हो, त्रिभुज से शुरू करते हो, बुरा नहीं है, क्योंकि शुरुआती स्टेज पे बच्चा, पहले आप वहां से स्टार्ट करते हैं। लेकिन अब एक समय आ जाता है जहां पे अब आप बच्चे को आगे ले जाना चाहते हैं। अब ये चीजें, कार्तीय तंत्र जो है, अब ये यहाँ तक ठीक था, बढ़िया था, लेकिन अब इतना इफेक्टिव नहीं है जितना ध्रुवीय है। तो फिर आप ध्रुवीय पे शिफ्ट हो जाते हैं। और ध्रुवीय भी ऐसा नहीं है कि ध्रुवीय में ऐसे सारी अनेक खास बातें ध्रुवीय में भी है, नहीं। फिर आपको पता चलेगा नहीं, पेडल इक्वेशन उससे भी सुंदर है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें भी एक ऐसे कुछ खास इंग्रेडिएंट्स है जो उसको खास बनाते हैं। फिर आपको पता चलेगा एक और समीकरण के बारे में जिसका नाम है नेज समीकरण, जो आप पढ़ेंगे कि यार इस ये तो इन सबसे बढ़कर है, इसमें तो एक ऐसा गुण है जो पहले किसी में नहीं था आज तक, और ना किसी में हो सकता है, इसी में हो सकता है। तो वो और यूनिक है। तो हर किसी के पास अपना एक प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट जरूर है, ठीक है। चलो, तो ये रहा हमारा ध्रुवीय वक्र। ध्रुवीय वक्र में क्या होता है, जब आप ग्राफ बनाते हैं तो ज्यादा चीजें आपके पास होती नहीं है ग्राफ खींचने के लिए। छोटी मोटी चीजें हैं, दो चार चीजें हैं, वो आप इकट्ठी कर लो जानकारियां और ग्राफ बना लो। ज्यादा संभावनाएं आपके पास इसमें नहीं होती। रिपीट कर रहा हूं, इसमें आपके पास ज्यादा संभावनाएं नहीं होती, थोड़ी सी संभावनाएं हैं जिसको आपको तलाशना है। एक तो समिति चेक कर लो, एक समिति चेक कर लो, एक ये चेक कर लो कि वो मूल बिंदु, जिसको ध्रुवीय वक्रों में ध्रुव कहते हैं, इनके नाम भी बदल गए, इनके नाम भी बदल गए। जब आप कार्तीय पढ़ते हैं तो कार्तीय में इसी का नाम होता है ध्रुव, इसका सॉरी मूल बिंदु। कार्तीय में इस बिंदु को, रेफरेंस पॉइंट को मूल बिंदु कहते हैं। और जब आप ध्रुवीय पढ़ते हैं तो इसको ध्रुव कहते हैं, यानी पोल कहते हैं, ठीक है। सिर्फ नाम का अंतर है, बाकी इसी को आप, और जिसको एक्स एक्स वाई एक्स कहते हैं, जब आप ध्रुवीय पढ़ते हैं तो एक्स एक्स वाई एक्स नहीं कहते, इसको प्रारंभिक रेखा कहते हैं। ये हो जाती है प्रारंभिक रेखा, ये 90 डिग्री वाली रेखा, ये 180 वाली रेखा, और ये 270 वाली रेखा। फिर आप कोण के हिसाब से रेखा को बोलते हो, 0 डिग्री वाली रेखा या प्रारंभिक रेखा। इनिशियल लाइन प्रारंभिक रेखा, क्योंकि एक्स एक्स वाई एक्स तो कार्तीय में आते हैं ना, ध्रुवीय में तो एक्स वाई नहीं आएंगे। तो ध्रुवीय में इनके नाम क्या होंगे, ध्रुवीय में इसका नाम होगा ध्रुव, इसका नाम होगा प्रारंभिक रेखा, इसका नाम होगा 90 डिग्री वाली रेखा, इसका नाम होगा 180 वाली रेखा, इसका नाम होगा 270 वाली रेखा। तो यहाँ पे आप एक तो नाम भी चेंज कर देंगे इनका। तो यहाँ इसका नाम होगा ध्रुव, इसका नाम होगा प्रारंभिक रेखा, या इनिशियल लाइन, या 0 डिग्री वाली लाइन, थीटा बराबर 0, ये 0 डिग्री वाली लाइन। फिर इस लाइन को बोलोगे 90 वाली लाइन,
थीटा बराबर पाई बाई 2, इसका होगा थीटा बराबर पाई, इसका नाम होगा थीटा बराबर 3 पाई बाई 2, है ना। ये तो कायदा ही बनता है, ये तो कायदा ही बनता है। कभी भी सरकारें, एक सरकार जाती है, दूसरी सरकार आती है, सीधा पहला काम एक ही, पहला काम एक ही, योजनाएं वही रहनी है, सब कुछ वही रखना है, बस नाम चेंज होना चाहिए, है ना। सिर्फ नाम चेंज होना चाहिए। वो पहले भामाशाह था, फिर वो जनाधार हो गया, जनाधार से फिर भामाशाह चला जाएगा या कुछ और चला जाएगा। कोई सरकार आती है तो पहले पहले 1 साल तो वो यही करती है, सारे नए नाम ढूंढती है कि अब इसके नए नाम क्या होने चाहिए। तो पहले 1 साल और कुछ नहीं करना, पहले 1 साल सिर्फ जो स्मृतियां हैं वो मिटानी है पिछली सरकार की। तो जहाँ पे भी जो भी उन्होंने नाम रखे हैं उन नामों को नए नाम देने हैं, नए बोर्ड लगाने हैं, सारे बोर्ड हटेंगे, सारे बोर्ड हटेंगे और सारे बोर्ड पे हटकर एक नए नाम उनके आएंगे। तो ये वही बात है, बस तंत्र चला गया, बाकी रहना तो वही है, बदलना थोड़ी है। ये प्रारंभिक रेखा है, इसको एक्स एक्स बोल दो या प्रारंभिक रेखा बोल दो, बात तो वही है। तो नाम बदले, सिर्फ चीजें तो वही रहती है। ठीक है, चल आ जाओ। अब इसमें क्या करना है, किसी बिंदु को दर्शाने के लिए कि कोई बिंदु कहाँ पे है, तो आपको दो चीजें चाहिए होगी। एक तो चाहिए होगी प्रारंभिक रेखा से उसका कोण थीटा, कोण से कोण पर है और उस कोण पर कितनी दूरी पर है। इस तरीके से एक बिंदु का निर्देशांक ऐसे तैयार होगा आपके पास, आर कोमा थीटा। ऐसे आपका बिंदु P जो है वो तैयार होगा इस तरीके में, इसमें ऐसे काम करेगा। उसमें तो ऐसे काम करता था, इसमें ऐसे काम करता है, थीटा कोण पे आर दूरी। ठीक है, तो इनमें हम क्या करेंगे, जब वक्र अनुरेखण करेंगे उस समय पहला तो होगा सममिति। इनमें 2-4 ही इंफॉर्मेशन है, ज्यादा इंफॉर्मेशन हमारे पास है नहीं, क्योंकि हमारा अभी भी ज्यादातर भाग जो है वो कार्तीय से ही पूरा होता है। तो यह है सिमेट्री या सममिति। सममिति, सबसे पहले आप सममिति देखेंगे। समिति के अंदर कुछ समितियां हैं। एक है, अगर आप थीटा की जगह माइनस थीटा रख दें समीकरण में और कोई फर्क ना पड़े, समीकरण वही आ जाए जो पहले थी, एग्जैक्टली वही आ जाए, तो इसे कहते हैं प्रारंभिक रेखा के प्रति सममित है। प्रारंभिक रेखा के प्रति सममित है। ये प्रारंभिक रेखा कौन सी है, ये वाली, ये जो रेखा है, ये जो रेखा है यूं इधर जो जा रही है, इधर ये जो लाइन है पूरी, इस रेखा के प्रति, इस रेखा के ऊपर और नीचे का ग्राफ एक जैसा होगा, प्रारंभिक रेखा के प्रति सममिति। नंबर 2, अगर f की जगह पाई माइनस थीटा रखा जाए, थीटा की जगह पाई माइनस थीटा रखा जाए और समीकरण एज इट इज आ जाए, सेम टू सेम आ जाए, तो इसका मतलब 90 डिग्री वाली जो रेखा है थीटा बराबर पाई बाई 2 के प्रति सममित है, के प्रति सममित है। फिर तीसरा एक होता है, अगर r की पावर सम है, r की घात सम है, जितने भी r हैं समीकरण में सब पे 2 पावर है, 4 पावर है, 6 पावर है, तो r की घात सम है, तो मूल बिंदु या ध्रुव के सापेक्ष, ध्रुव के सापेक्ष सममित है। ये ध्रुव के सापेक्ष क्या होता है, ध्रुव के सापेक्ष का मतलब है, इस बिंदु को देखिए, इस बिंदु के एक तरफ, मतलब एंटी क्लॉकवाइज जैसा ग्राफ बना है वैसा ही क्लॉकवाइज बनेगा। इस बिंदु को देखिए और इस बिंदु के सापेक्ष देखिए कि आप सिर्फ क्लॉकवाइज डायग्राम बनाइए, जो क्लॉकवाइज बनाया है उसी को आपको एंटी क्लॉकवाइज भी बनाना है, यानी ग्राफ के 2 टुकड़े होंगे, सेम ग्राफ क्लॉकवाइज और सेम ग्राफ एंटी क्लॉकवाइज, वही ग्राफ क्लॉकवाइज और वही एंटी क्लॉकवाइज। ये सिमेट्री जो है ये आपको तब नजर आती है जब जब 2 गैलेक्सीज आपस में टकराती है, जब 2 गैलेक्सी अगर आसपास में आ जाए तो आप इस प्रकार की जो सिमेट्री है वो देखते हैं। जब 2 प्रकार की गैलेक्सी आ जाए,
एग्जाम्पल यहीं ले लेते हैं। मान लो ये दो ग्रह पास में आ गए, ये पहला ग्रह है या एक गैलेक्सी है, और इसके पास में एक दूसरी गैलेक्सी आ गई। अब ये क्या करती है, ये जो पहले वाली गैलेक्सी है, ये जिस भी दिशा में घूमेगी ये गैलेक्सी उससे उल्टी दिशा में घूमेगी। ये जैसे अभी देखा होगा आपने कभी, अगर आप ज्योग्राफिकल चैनल्स देखते हैं या कुछ ब्लैक होल साइंस से रिलेटेड कुछ वीडियो देखते होंगे, तो उसमें देखा होगा कि जब दो ग्रह पास में आते हैं, जब दो ग्रह पास में आते हैं या दो यूनिवर्स पास में आते हैं या दो मान लीजिए गैलेक्सीज पास में आती हैं, तो वो एक दूसरे के एंटी घूमना शुरू कर देती है। ऐसे अगर एक यूं घूम रही है तो दूसरी जो होगी, ये अगर क्लॉक ये इसमें घूम रही हो, दूसरी उसके एंटी क्लॉक घूमना शुरू कर देती है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में घूमना शुरू कर देती है और एक शेप बनाती है। जो ये कर रही है उसकी विपरीत दिशा में ये काम करना शुरू कर देगी। पहले जो विंडो हुआ करते थे, विंडो की भी एक वॉलपेपर आता था, उस वॉलपेपर में भी वो दो ग्रह दिखाते थे और उनको घूमते हुए एंटी घूमते हुए दिखाते थे। तो उसे जो सिमेट्री है उसे एंटी सिमेट्री कहते हैं। इसमें आपको ध्रुव के सापेक्ष सिमेट्री नजर आएगी। ये वाला पॉइंट जो भी घूम रहा है, जैसे भी घूम रहा है, ये दूसरे वाला पॉइंट उसके अपोजिट में घूमेगा। जैसे मान लीजिए ये यू घूमा और फिर इस लड़ाई को छोड़कर अनंत पे चला गया यूं, तो ये जो ब्लू वाला है ये भी यही करेगा, चल तू लड़ाई छोड़ के गया तो मैं भी चला जाता हूं। एकदम सिमेट्री नजर आएगी, बस ये लगेगा दोनों अपोजिट डायरेक्शन में कर वही रहे हैं, कर वही रहे हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं। अब आप मूल बिंदु के सापेक्ष देखिए, आपको पहला हिस्सा और दूसरा हिस्सा एक जैसा काम करता हुआ नजर आएगा लेकिन डायरेक्शन अलग है। ठीक है ना? ये थे, अब सिमेट्री नजर आ रही है आपको, नजर आ रही है। जो इस वाले U1 ने जो किया है और U2 ने जो किया है वो बिल्कुल एक जैसा है लेकिन डायरेक्शन अलग है, U1 U2। ठीक है, तो इसे कहते हैं ध्रुव के सापेक्ष समिति। तो ये तीन प्रकार की समितियां होती है। समिति होने के बाद में अगला जो पॉइंट आप चेक करते हैं वो होता है कि क्या आपका वक्र ध्रुव से गुजरेगा या नहीं गुजरेगा। ध्रुव मतलब मूल बिंदु, ध्रुव से गुजरेगा या नहीं गुजरेगा। देखो ध्रुव में एक खास बात है, जब भी कोई बिंदु ध्रुव से गुजरता है तो यहाँ पे आर का मान 0 हो जाता है। यहाँ पे आर का मान 0 होता है, तो आर का मान 0 रख दो। आर का मान 0 रख के थीटा का मान निकाल लो। अगर थीटा का मान आता है तो ये कंफर्म करेगा कि बिंदु ध्रुव से जाएगा, क्योंकि हमने तो आर 0 रख दिया, क्योंकि हमने तो ये सोचा कि ध्रुव से जाएगा। तो जाएगा तो सिर्फ आर का मान थोड़ी आएगा, थीटा का मान भी आना चाहिए, क्योंकि बिना थीटा के मान आए, पहले मैंने बताया था आर और थीटा दोनों मिलके बिंदु को बनाते हैं। तो आर का मान 0 रख दिया, थीटा का मान कोई है ही नहीं, तो बिना थीटा के मान के आर 0 कैसे हुआ। बिना थीटा के मान के आर 0 कैसे हुआ, क्योंकि हमारा रिलेशन तो आर और थीटा में तो है। हमारा जो भी समीकरण आएगा वो आर और थीटा में आएगा। तो बिना थीटा के आर 0 हुआ कैसे, बिना थीटा के आर 0 हुआ कैसे, अगर थीटा है ही नहीं तो आर 0 कैसे हो सकता है। तो सेम वही बात है, कोई ना कोई थीटा जरूर आओगा जिसपे आर, कोई ना कोई हो सकता है, कई थीटा रहे हो, कई थीटा रहे हो जिसपे आर 0 आया हो, लेकिन थीटा जरूर आएगा। अगर थीटा नहीं आता है तो समझ जाओ आर 0 नहीं हो सकता, और आर 0 नहीं हो सकता तो मतलब दूर से नहीं जाएगा। तो ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है भाई, एक टेबल बना लो, ज्यादा जानकारियां और हमारे पास है नहीं। एक टेबल बना लो थीटा के साथ और ग्राफ खींच डालो। थीटा के मान रखो, आर के मान निकालो और एक ग्राफ रचना कर डालो। ठीक है। धर्मेंद्र कह रहा है कि आप मोबाइल से अंतरिक्ष को देख सकते हैं।
बिल्कुल देख सकते हैं। आजकल तो मोबाइल भी अच्छे-अच्छे आ गए हैं, जैसे सैमसंग का एक S23 अल्ट्रा आता था। उसमें वो चाँद की फ़ोटो खींच के दिखाते थे कि देखो आप, सैमसंग का था S23 अल्ट्रा। तो उसका प्रमोशन भी ऐसे ही किया गया था। उन्होंने कहा आप फ़ोटो खींच के देखो आप चाँद की। आप इस मोबाइल से चाँद की फ़ोटो खींचोगे तो जो चाँद पे जो उभार है, जो चीज़ें हैं, वो आपको यहाँ से दिख जाएगी। मतलब इतना उसके लेंस की जो कैपेसिटी थी मोबाइल के। और अब तो इतनी सारी दूरबीन है, अब तो नासा की खुद की साइट है, अगर आप लोगों ने कभी सर्च किया हो, यूट्यूब पे आप गए हो, तो नासा की एक साइट है, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, आईएसएस का, तो वहाँ से ऊपर से वो लोग दिखाते हैं। जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, वहाँ से फ़ोटो लगातार वो लाइव दिखाते रहते हैं। वो पृथ्वी के ऊपर से स्पेस स्टेशन जो है वो घूमता रहता है और वो दिखाता रहता है कि ऊपर से आपकी पृथ्वी कैसी दिख रही है। क्लाउड-व्लाउड और ये सब जो है उसको दिखाता है। 24 घंटे वो चैनल चलता रहता है और आपको दिखाता रहता है कैसे। और बहुत सारे चैनल्स खुल गए हैं जो लगातार, और नासा भी चाहता है कि लोग इंटरेस्टेड हों, लोग इंटरेस्ट लें एस्ट्रोनॉमी के अंदर कि कैसे ब्रह्मांड में चीज़ें चलती है, क्या होता है। तो वो उसको लाइव प्रसारण जो है वो कंटिन्यू दिखाता रहता है ताकि कोई देखे कि ऊपर से हमारी पृथ्वी कैसी दिखती होगी, जब वो गुजरता है ऊपर से तो कैसे नज़र आता होगा। तो ये चीज़ें अब तो बहुत है, लेकिन वही बात है, जब चीज़ें देखनी जब नहीं दिखती थी इंटरेस्ट तो तभी था, है ना? गैलीलियो को नहीं दिखती थी पृथ्वी, तभी उन्हें इंटरेस्ट था। अब दिखने लग गई है तो ज़्यादा लोग देखते नहीं है, क्योंकि दिखने लग गई, अब क्या देखें? तो अब इंटरेस्ट वैसे खत्म हो गया, है ना? चलो, आ जाओ एक डायग्राम बना लेते हैं। R बराबर A1 प्लस कॉस थीटा। ये ग्राफ बनाते हैं, इस ग्राफ को कार्डियोइड कहते हैं, कार्डियोइड कहते हैं। कार्डियोइड, जो कार्डियोइड का ग्राफ होता है इसको हम ड्रॉ करके देखते हैं। तो इसमें एक एक चीज इकट्ठी करते हैं। पहले सममिति, आप देखेंगे इसमें सममिति है, इसमें सममिति है। सममिति, तो थीटा की जगह अगर आप माइनस थीटा रखें तो देख सकते हो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कॉस लगा हुआ है, और कॉस के होने की वजह से थीटा की जगह माइनस थीटा रखने पर कोई फर्क नजर नहीं आएगा, और आपका समीकरण एज इट इज वही लौट आएगा जो शुरुआत में था। देखो सेम आ गया, माइनस भी चला गया, समीकरण सेम आ गया, कोई चेंज नहीं है। कोई चेंज नहीं है, इसका मतलब ये प्रारंभिक रेखा के प्रति सम्मित होगा। के प्रति सम्मिति, प्रारंभिक रेखा के प्रति सम्मिति। क्षेत्र डिपेंड करता है आपको कितना चाहिए। आप बस ये देखते हैं कि किसी हिस्से में, कोई हिस्से में ग्राफ है या नहीं है, वहाँ पे आप x का मान रख के देखो। x का मान रखने पर अगर y आ रहा है तो ग्राफ बनेगा, x का मान रखने पर y नहीं आ रहा है तो ग्राफ नहीं बनेगा। तो कुल मिला के उसका सिर्फ एक ही यूज़ है कि भई कोई हिस्से में आपको डाउट है कि भई इस हिस्से में ग्राफ बनेगा या नहीं बनेगा, तो उस हिस्से में जो भी x का मान है वो रख लो। रख के देखो y आ रहा है, नहीं आ रहा मतलब ग्राफ बनेगा, नहीं बनेगा बस कन्फर्म है। तो क्षेत्र कोई ऐसा नहीं है कि आपको, क्षेत्र सिर्फ जवाब देता है कि कहाँ ग्राफ है और कहाँ ग्राफ नहीं है। वो ये नहीं बताता कि ग्राफ कैसा है, वो सिर्फ ये बताता है इस हिस्से में ग्राफ है, इस हिस्से में ग्राफ नहीं है। जैसे परवलय में हमने देखा x का मान माइनस रख रहे हैं तो y का मान नहीं आ रहा, नहीं आ रहा मतलब वहाँ ग्राफ नहीं है। ठीक है, तो प्रारंभिक रेखा के प्रति इसमें सममिति है। नंबर 2, तो इसका मतलब है प्रारंभिक रेखा से ऊपर नीचे ये एक जैसा बनेगा। अगला हिस्सा है हमारा ध्रुव। क्या ये ध्रुव से जाएगा, और जाएगा तो कब जाएगा? ध्रुव से जाएगा तो कब जाएगा? तो आर का मान 0 रख के देखो, देखो कौन सा कोण है, आता भी है या नहीं आता है, कोण है या नहीं है, और है तो मतलब ध्रुव से जाएगा, कोण नहीं है तो नहीं जाएगा। तो ए का मान उधर चला गया, cos थीटा बराबर -1 आ गया, थीटा बराबर -पाई हो गया, थीटा बराबर पाई हो गया, सॉरी। यानी 180 डिग्री जब कोण होगा हमारा, जिस समय कोण 180 डिग्री होगा उस समय आर का मान 0 हो जाएगा। तो यानी ध्रुव से जाएगा।
थीटा आ गया, मतलब कंफर्मेशन है कि ग्राफ जब 180 के कोण पे पहुंचेगा तो वो कहाँ पे होगा। जैसे 180 का कोण आएगा, 180 का कोण आते ही वो ध्रुव पे पहुंच जाएगा। 180 डिग्री के कोण के ऊपर वो ध्रुव पे होगा, मतलब इतने बजे वो यहाँ होगा। तो अब हो गया, अब एक टेबल बना लो, अब एक टेबल तैयार कर लो और उस टेबल को ग्राफ में डाल दो, चित्र तैयार हो जाएगा। अब हमें ग्राफ में भी एक चीज है, सममिति है। सममिति होने की वजह से ग्राफ हमें खाली ऊपर ऊपर वाले हिस्से में बनाना है, केवल ऊपर वाले में, है ना, सिर्फ ऊपर वाले हिस्से में ही डायग्राम बनाना है। क्योंकि सममिति है तो जो पहले में बनेगा, ऊपर वालों में जो बनेगा सेम वही नीचे वाले में आना है। तो हमें सिर्फ ग्राफ बनाना है 0 से लेकर 0 डिग्री टू 180, इतना ग्राफ बनाना है। 0 से लेकर 180 डिग्री तक का ग्राफ जो है वो हमें बनाना है बस। और फिर वही ग्राफ जो ऊपर बनेगा सेम टू सेम आप नीचे बना देंगे। ठीक है, तो चलो इसकी टेबल तैयार करते हैं। इसमें थीटा के मान रखते जाओ और आर के मान निकालते जाओ। थीटा आर, और मान रखना शुरू करते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, 120, 135, 150 और 180। ठीक है, अभी ये सारे मान रख दो इसमें। जीरो का मान रखा, कॉस 0 का मान हो गया 1 और ये आ गया 2a। 30 का मान, कॉस 30 का मान √3/2 होता है, तो ये हो गया a1 प्लस √3/2। फिर 45 का मान रख दो, 45 का मान रखने पर 1/√2। 60 का मान रखने पर 1/2, तो ये 3a/2 आ गया। 90 पे a आ जाएगा। 120 पर माइनस का 1/2 आके a/2 आ गया। और 135 पे माइनस का 1/√2 आ जाएगा। 150 पे √3/2 आ जाएगा माइनस का, तो ये आ जाएगा a माइनस √3/2। 180 पे 0। ये आपकी टेबल बन गई। अब थोड़ी सी इसको और सॉल्व कर लो, छोटी कर लो इसको। जैसे आपको पता है कि 1/√2 जो होता है वो 0.0707 होता है ना। और √3/2 जो है वो होता है 1.732/2। तो 2 का भाग देने पर ये हो गया 0.866। तो ये मान रख दोगे तो थोड़े देखने में आसान हो जाएंगे, समझने में भी आसान आ जाएंगे। तो ये हो गया आपका 2a, है ना। और ये रखने पर यहाँ पे हो जाएगा 1.86a, a का 1.86 गुना, और ये जुड़ जाएगा तो 1.7 गुना, ये हो जाएगा 1.5a, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा 0.5a, और ये हो गया 0.3a हो गया, और ये हो गया 0.8 गया, लगभग 0.15, 0.1, है ना। a बराबर लगभग लगभग 180 मान लो, है ना। थीटा जो है वो आप 180 मान लो, सॉरी a बराबर 1 मान लो लगभग। तो अब ये डायग्राम को ढालते हैं चित्र में। कौन कौन से कोण पे कितना कितना डिग्री चलना है, कितनी कितनी दूरी तय करनी है। 0 डिग्री पे आपको 2 चलना है, ये 0 डिग्री वाली लाइन, और इस पे 2 चलना है, तो 1 और 2 मान लो ये आ गए। तो ये 0 डिग्री वाली लाइन आ गई, है ना। सारी लाइनें पहले खींच लो, एक काम करो, पहले सारी लाइनें खींच लो, चांद वो चंदा ले लो और 0 डिग्री 30 डिग्री सब खींच दो। मेरे पास भी है यार।
हाँ ये रहा। आ जाओ, इस पे खींच देते हैं। ये रहा 30 डिग्री यहाँ पे, तीस डिग्री यहाँ पे। अरे भाई हिल मत यार। पेन तो चलाने दे यार। अच्छा इसकी रेंज बड़ी है। ये यहाँ पे आएगा 30 डिग्री, ये 30, ये 45, ये 40 के बाद ये 45, ये 60 और ये 90। ठीक है, और ये 120 यहाँ और 135 यहाँ। चल रहे यार, टाइम खराब कर रहे हैं। ठीक है, ये रहा 30, 45, 60, 90, ये हो ही गया। फिर 120, 135, 150 और 180। ठीक है, अब इन पे ये सारे कोण हैं आपके, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, इन पे काट लो। इन पे जो लंबाई बताई गई है, एक स्केल ले लो और स्केल लेके काट लो। एक पे 2 काटो, एक पे 1.8 काटो। टूल्स दिए हमें, ये देखो, ये रहा रूलर, रूलर भी दिए। हम ए को जो है वो 10 मान ले क्या? ए को अगर 10 मान लेते हैं, ए बराबर 10 है, ताकि ये पॉइंट का झंझट खत्म हो जाए। ए को अगर 10 माने कि ए 10 है, तो वो हो गया 20। तो एक तो बनेगा 20 पे, जीरो वाली डिग्री वाली लाइन को 20 पे काटेगा, इसे 20 पे काटेगा, ये 20 हो गया। फिर यहाँ लाओ, और इस पे काटना है हमें कितना? 18। 18 तो मैं 10 से स्टार्ट कर लूँ, 20 से स्टार्ट, 20 से शुरू करूँ तो 38 पे काटना होगा, और 38 यहाँ आ जाएगा। चलो फिर इसको काटना है, और इसको कितना काटना है? 1.7 काटना है। 1.7 यानी 17 काटना है, तो 37 पे कटेगा। ठीक है, अगली लाइन पे इस पे काटना है, तो 1.5 काटना है, 1.5 यानी 15, तो ये 35 पे कटेगा। ठीक है, फिर 90 डिग्री वाली लाइन को 10 काटना है, तो 20 पे 10 लिया, ये 30 यहाँ काटना है ना? ये आपका, अब इन सबको मिला दो, एक यहाँ कटेगा, 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 और ऐसे मिलाओगे तो ये यूं आ जाएगा। ये लो, बस ये ग्राफ है। अब सममिति है तो जो नीचे बनेगा वही ऊपर बनेगा, सेम नीचे बन जाएगा। ये होता है, ये कार्डोइड है, ये कार्डोइड है। ठीक है ना?
क्लियर है, समझ में आ गया? इस तरीके से आप लाइनें बनाओ और ड्रॉ करो। बाकी ये काम का चीज़ नहीं है हमारे, बस ठीक है पढ़ लो, ये ग्राफ है, को ना तो हमसे कोई पूछेगा, ना तो कोई हमसे ये पूछेगा कि भाई डायग्राम बना के बताओ, ये बीएससी के काम थे, बीएससी में हो गए। अब तो आपको याद रखना है कि कार्डोइड ऐसा होता है, कोई चीज़ ऐसी होती है, उसके जो डायग्राम है वो डायरेक्टली याद रखो बस। ठीक है ना, स्केल ले लो, अलग अलग कोण पे चंदा ले लो, एक है ना, चंदा ले लो, चंदा ही कहते हैं ना जिसको, चंदा ले लो और एक वो ले लो, स्केल ले लो और कोण बना दो और खींच दो। ठीक है, हाँ कर्व ट्रेसिंग को नहीं पढ़ते, बिना कर्व बनाए आपको परेशानी तो होगी होगी। मैंने कहा ना कुछ चीजें ऐसी है जो फंडामेंटल है, जो बेसिक है, अगर आप उनको नहीं पढ़ेंगे तो आपकी गणित कभी अच्छी हो ही नहीं सकती, है ना। आप कुछ भी पढ़ लीजिए, अगर आप उन फंडामेंटल चीजों को नहीं पढ़ेंगे तो आपकी गणित अच्छी हो ही नहीं सकती। क्योंकि मैंने बताया कि गणित अच्छी क्यों नहीं हो सकती, उसका सीधा सीधा कारण ये है कि बीच में खड्डे हैं, बीच में जगह खाली पड़ी है, तो वो चीजें बीच में तो आएंगी आएंगी। अब जैसे मान लीजिए ये कार्डोइड आ गया, कोई सवाल हम कर रहे हैं उसमें कार्डोइड आ गया, मैं सीधा ही चित्र बना रहा हूँ, अब आपको इसका आइडिया ही नहीं है कि ये आया कहाँ से, आपको पता ही नहीं है कि ये आया कहाँ से। जब आपको ये पता ही नहीं होता तो फिर वो जगह खाली तो रहेगी ना। अब आपके लिए बस वो रटा हुआ है कि ऐसा होता है, यही होता है, क्यों होता है, किस लिए बना, कैसे बना, ये यूं घूम के अंदर की तरफ क्यों आया, ये सारी बातें तभी आपको पता चलती है जब आप लोग उस चीज पे काम करते हैं। ठीक है, इसलिए चीजें क्लियर होनी जरूरी है, ग्राफ के साथ जुड़ना जरूरी है। चलो अगला ग्राफ लेते हैं, एक नॉर्मल ग्राफ और लेते हैं जिसे स्पाइरल्स कहते हैं। स्पाइरल, स्पाइरल दो प्रकार की होती है, एक होती है आर बराबर ए थीटा, तथा एक दूसरी स्पाइरल होती है जिसको आर बराबर ए, आर थीटा बराबर ए। ये दो स्पाइरल है, स्पाइरल का मतलब होता है जैसे स्प्रिंग लगी हुई होती है ना, स्प्रिंग टाइप से, स्प्रिंग टाइप से इस तरीके से स्प्रिंग जो होती है आपने देखा होगा, जो गाड़ियों में होती है, छोटे छोटे बच्चों के जो खिलौने होते हैं, उन खिलौनों में आप चाबी भरते हैं। एक्चुअली आप चाबी नहीं भरते, एक्चुअली आप जो स्प्रिंग होती है उसको घुमाते हैं, और स्प्रिंग घूमने के बाद स्प्रिंग की आदत है कि वापस से ओपन होती है, वापस से वो खुलेगी, तो जितनी आप चाबी उसमें भर देंगे उतनी आप स्प्रिंग को टाइट कर देते हैं, मतलब बांध देते हैं। लेकिन जैसे आप उसको छोड़ते हैं, छोड़ते वो स्प्रिंग उल्टा खुलना शुरू हो जाती है, और जैसे वो रिवर्स होती है वो गाड़ी के साथ पहिया जुड़ा हुआ होता है और वो चलना शुरू कर देता है ना। तो बिल्कुल वो स्पाइरल वाला जो आइडिया है वो ऐसा ही है, इसे स्पाइरल कहते हैं इस तरीके से, ये स्पाइरल कहलाते हैं। तो ये दो प्रकार के स्पाइरल होते हैं, एक होता है आर बराबर ए थीटा, एक होता है आर थीटा। दोनों में क्या अंतर है? दोनों में एक में ये अंतर है कि यहाँ पे आपका आर जो है ए नियतांक है, इसलिए जैसे थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे आर बढ़ेगा, जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे आर बढ़ेगा, जैसे जैसे आपका थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे आर बढ़ेगा। यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ आपका जो आर है वो ए बटा थीटा है, यानी व्युत्क्रमानुपाती है, यानी थीटा बढ़ेगा तो आर कम होगा। यहाँ उल्टा चलेगा, यहाँ उल्टा चलेगा। अब कोण की एक अलग तरीका है, दूरी का अपना तरीका होता है घटने और बढ़ने का। दूरी तब घटती बढ़ती है जब आप दूर जाते हैं, किसी बिंदु से जितना आप दूर जाएंगे आपकी दूरी बढ़ेगी। दूरियों को समझना, दूरी आपकी तब बढ़ती है अगर आप यहाँ है ओ पॉइंट पे, आप यहाँ से यहाँ पहुंच गए ए पे, अब आप ए से बी पहुंच गए, अब आपकी दूरी बढ़ रही है, अब आपकी दूरी बढ़ रही है। पहले आप इतनी दूरी पे थे, अब आप यहाँ पहुंच गए, और फिर थोड़ी देर बाद में आप यहाँ पहुंच गए, तो आपकी दूरी बढ़ रही है। लेकिन इस केस में आपका कोण जो है वो स्थिर है, कोण चेंज नहीं हो रहा। तो कोण जो है वो इस तरीके से घटता या बढ़ता नहीं है। दूरी में तो क्या होता है, बिंदु से जैसे जैसे आप दूर जाते हैं दूरी बढ़ती है, नजदीक आते हैं दूरी कम हो जाती है, उस बिंदु से नजदीक आते हैं दूरी कम हो जाती है। तो दूरी का घटने बढ़ने का तरीका सीधा है, बिंदु से दूर जाते जाओ, दूर से ही दूरी बनाए, है ना, दूर से ही दूरी बनाए, जितना दूर जाओगे उतनी आपकी दूरी बढ़ती जाएगी, जितना नजदीक आओगे दूरी कम होती जाएगी। लेकिन कोण ऐसे नहीं बढ़ता, कोण के बढ़ने का तरीका होता है घुमाव, क्योंकि कोण घुमाव का है, जितना आप घूमोगे उतना आपका कोण बढ़ेगा। अगर आप यहां तक घूमे हैं और अब यहां से आप इतना घूम गए तो आपका कोण बढ़ गया, आप और घूम गए और बढ़ गया, है ना। चाहे कोई बंदा मान लो सीढ़ी पे चढ़ा हुआ है और सीढ़ी नीचे गिर गई है, कोई बंदा सीढ़ी पे चढ़ा हुआ है यहाँ पे
इस जगह पे कोई व्यक्ति चढ़ा हुआ है और सीढ़ी अचानक से गिर जाती है। अब इसकी दूरी चेंज नहीं हो रही क्योंकि वो सीढ़ी के ऊपर वाले पे ही चढ़ा पड़ा है, लेकिन कोण चेंज हो रहा है, कोण बढ़ रहा है, दूरी नहीं बढ़ रही। तो दूरी का कोण से कोई लेना देना नहीं है, कोण अलग सिस्टम है, दूरी अलग सिस्टम है। कोण तो घूमने से बढ़ेगा, आप चाहे दूरी बढ़े ना बढ़े, कोण को कोई लेना देना नहीं है, कोण तो घूमने से बढ़ेगा। जब चीजें घूमेगी तो कोण बढ़ेगा। आप एक वृत्त के ऊपर गति करें तो वृत्त में आप देखते हैं दूरी चेंज नहीं हो रही है, वृत्त के केस में दूरी चेंज नहीं होती। अगर ये रहा वृत्त और यहाँ पे अगर आप पी पॉइंट पर खड़े हैं और थोड़ी देर बाद क्यू पे चले जाएं, यहाँ पी पे खड़े हैं और थोड़ी देर बाद आप क्यू पे आ जाएं, तो इस केस में आपकी दूरी चेंज नहीं हुई है, जितनी दूरी पहले थी उतनी दूरी अब है। अगर मूल बिंदु से दूरी निकालें तो पहले भी दूरी ए थी, आज भी दूरी ए है, लेकिन कोण चेंज हो गया। पहले इतना कोण था, अब इतना कोण आ गया। तो जब आप वृत्त पे चलते हैं तो आपकी दूरी चेंज नहीं होती, लेकिन कोण चेंज होता है। कोण कंटिन्यू बदल रहा है, बढ़ रहा है। जैसे जैसे आप घूमते जाएंगे आपका कोण बढ़ता जाएगा। पहले इतना था, अब इतना हो गया, अगली बार और आगे हो जाएगा। जैसे जैसे आप घूमेंगे आपका कोण बढ़ेगा। तो अब इनको दोनों को मिलाएं तो हमारा डायग्राम कैसा होना चाहिए। इस केस में कह रहा है कि कोण बढ़ेगा तो दूरी बढ़ेगी, कोण बढ़ेगा घूमने से, कोण बढ़ेगा घूमने से, तो आपको घूमना होगा और दूरी तब बढ़ेगी जब आप दूर जाएंगे। तो अब आपको घूमना भी होगा और दूर भी जाना होगा, क्योंकि घूमोगे नहीं तो कोण नहीं बढ़ेगा, घूमोगे नहीं तो कोण नहीं बढ़ेगा, और दूर नहीं जाओगे तो दूरी नहीं बढ़ेगी। तो ये डायग्राम आपका स्पाइरल बन जाता है। क्यों? क्योंकि स्पाइरल में आप दो चीजें करते हैं, आप घूमते भी रहते हैं और दूर भी जाते रहते हैं। ध्यान से देखना, ये रहा मूल बिंदु, यहां से स्टार्ट किया, ठीक है। अब देखो घूम भी रहा है और दूर भी जा रहा है, दिख रहा है? किसी भी पॉइंट को देखिए, हर पॉइंट दूर भी जा रहा है, घूम भी रहा है, क्योंकि अगर घूमा नहीं तो फिर कोण कैसे बढ़ेगा? कोण कैसे बढ़ेगा? कोण नहीं बढ़ेगा तो दूरी कैसे बढ़ेगी? तो आपको घूमना भी है और आपको दूर भी जाना है। तो ये एग्जाम्पल स्पाइरल का होता है। स्पाइरल में आप मूल बिंदु से दूर भी जा रहे हैं, दूरी देखिए हर बार आपकी बढ़ रही है। पहले मान लीजिए आप जब यहाँ थे तो आप पी पॉइंट पे थे, फिर आप थोड़ी देर बाद यहाँ आ गए, कोण भी बढ़ गया, दूरी भी बढ़ गई, क्योंकि स्पाइरल खुल रहा है, स्पाइरल खुल रहा है। तो अब क्यू पे आते ही आपका कोण भी बढ़ गया, दूरी भी बढ़ गई। फिर आप यहाँ से घूम के मान लीजिए आप आर पे आ गए, अब आपका कोण भी बढ़ गया, दूरी भी बढ़ गई। तो आपकी मूल बिंदु से जो दूरी है, सीधी दूरी, वो भी बढ़ती जा रही है, साथ साथ में थीटा भी बढ़ता जा रहा है। तो स्पाइरल इसीलिए बनता है। समझ में आई ये बात? स्पाइरल समझ में आया कि कैसे बनता है? इसमें आपका आर और थीटा दोनों समझ में आ रहा है कैसे बढ़ रहा है। अब थीटा को वैसे मत सोचिएगा दूर जाओगे तो थीटा बढ़ेगा, थीटा ऐसे नहीं बढ़ता है, थीटा घूमने से बढ़ता है, क्योंकि थीटा का मतलब ही घुमाव है, वो घुमाव को नापता है। तो घुमाव होगा तभी तो नपेगा, घुमाव ही नहीं है तो घूमने पे। तो कोण घूमने से बढ़ता है, तो वो घूमेगा, कोण बढ़ेगा। ठीक है ना? ना 361, 362, 363, 364, 365 एंड सो ऑन, चलता ही रहेगा। 360 डिग्री के बाद रिपीटेशन शुरू हो जाता है, 360 के बाद में रिपीटेशन शुरू हो जाता है। 361, 362, ये जो आप रिपीटेशन शब्द यूज करते हैं, ये आप साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक के लिए यूज करते हैं। कोण तो आपका हर बार बढ़े ही जा रहा है, कोण तो आपका हर बार बढ़े ही जा रहा है। जब आप साइन कॉस में आते हैं तो आपको लगता है कि 361 का मान और 360 का मान एक बराबर है। इसका मतलब ये नहीं है 360 का कोण, 1 डिग्री का कोण और 361 का कोण बराबर है। हाँ, यहाँ पे ये एक वहम भी दूर कर लेना, कई बच्चों को कंफ्यूजन भी होते हैं। 1 डिग्री और 361 डिग्री बराबर नहीं है। हाँ, अगर आप साइन के कोण, साइन के मान की बात कर रहे हो, साइन 1 डिग्री बराबर साइन 361 डिग्री है, तो जवाब है हाँ, तब है हाँ। ये हाँ है और ये ना है ना? ये दोनों में अंतर है। 361 डिग्री 361 डिग्री है, लेकिन जब आप मान निकालने जाते हैं साइन कोस का, तो फिर वो एक ही हो जाता है। साइन कोस के जब मान की बात आती है तब वो एक होता है, इसलिए हम साइन कोस में क्या करते हैं, 360 कम कर देते हैं कि 360 मतलब अब वापस से वो रिपीट हो गया, इसलिए वो ऐसा हो रहा है यहाँ पे। कोण बराबर नहीं हो रहा, कोण तो हर बार बढ़े ही जाएगा। 362 2 से काफी बड़ा होगा, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 364 डिग्री कहाँ बराबर है? ये बराबर नहीं। ठीक है ना?
ये है 361 डिग्री, ये 361 डिग्री है, ठीक है, 361 ये है। और जिसे आप 1 डिग्री बोलते हैं वो ये है, ये 1 डिग्री है। समझ रहे हो, एक आदमी पूरा एक चक्कर काट के आया है और वो आपके पास खड़ा हो गया, आप कह रहे हम दोनों बराबर हैं, मैं तो घूमने ही नहीं गया। कैसे नहीं यार, मतलब सोचो, एक आदमी 360 का चक्कर काट के आया हुआ है, 360 का चक्कर काट के आया, वो आपके पास खड़ा हो गया, अब आप कह रहे हैं तूर में बराबर है, हम दोनों साथ में खड़े हैं, तूर में बराबर है। कैसे बराबर है, वो चक्कर काट के आया है, वो पूरा एक चक्कर काट के आया, बराबर कैसे वो आपके? हाँ, अब वो आपके बराबर में खड़ा है, ये स्थिति सही है, लेकिन उसका 360 डिग्री है, आपका 0 डिग्री है। हाँ, कई केस में ये बराबर होता है, क्योंकि साइन और कॉस टेन क्या होते हैं, ये आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन का मतलब ये वही मान आपको वापस देने लग जाते हैं। अब आप 361 के बजाय 1 डिग्री का मान निकाल लीजिए, बराबर है, क्योंकि साइन अपने आप को रिपीट करता है, तो उसके रिपीटेशन का फायदा हम लेने के चक्कर में वो 360 कम कर देते हैं। 361 1 डिग्री के बराबर नहीं होता, 361 बराबर नहीं है 1 डिग्री के, लेकिन 361 डिग्री पे साइन का मान 1 डिग्री के बराबर है, ये बात सही है, ठीक है, समझ रहे हैं? दोनों बातों में फर्क है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक फलन है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, अब इसका मान मैं अगर 1 पे निकालूं, 1 आएगा, -1 पे निकालूं, वो भी माइनस, वो भी +1 आएगा। क्या कहूं, -1 बराबर 1, क्या ये बराबर हो गए? फलन का मान -1 पे भी 1 आ रहा है, +1 पे भी 1 आ रहा है, दोनों पे 1 आ रहा है, तो क्या ये कहूं -1 बराबर 1 होता है? नहीं ना, नहीं होता ना बराबर। फलन का मान बराबर आ गया, इसका मतलब ये थोड़ी वो बिंदु बराबर है। तो ऐसे साइन का मान बराबर आ गया, कॉस का मान बराबर आ गया, इससे ये थोड़ी वो बराबर आ गया, वो बराबर नहीं है। और अधिकतर आपके लिए सीधे कोण का ज्यादा महत्व तो होता नहीं है, इसलिए आपको कहीं ना कहीं दिमाग में वो बैठ जाता है कि 361 मतलब 1 डिग्री, वो दिमाग में बैठ गया। क्यों? क्योंकि आप कोणों का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? आप कोणों का इस्तेमाल करते कहाँ हैं? कोणों का इस्तेमाल त्रिकोणमिति में करते हैं, और त्रिकोणमिति में 361 बराबर 1 होता है। क्यों? क्योंकि आपको मान निकालने, और मान में 361 डिग्री और 1 डिग्री एक ही बात है, मान के हिसाब से वो एक है। जैसे यहाँ पे इस फलन के लिए 1 और -1 एक ही बात है, इस फलन के लिए 1 और -1 एक ही बात है। इसका मतलब ये नहीं कि -1 और 1 एक ही बात है। बिल्कुल हो सकता है, ये रहे सारे, घूम तो रहे हैं। इसे देखो, देखो, गौर करो, ये है 0 से लेकर पाई तक, ठीक है, चलो, अब इसे देखो, ये कर्व है, मैंने पहले घुमाया इसको 0 से लेकर पाई तक, अब आगे मैं इसको घुमाता हूं, अगला ये आ गया 0 से लेकर 2 पाई तक, ठीक है, आगे 0 से लेकर 3 पाई तक, देख रहे, ये समझे, ये 3 पाई तक है, अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं 4 पाई तक, तो एक और टुकड़ा आ जाएगा। हर 180 डिग्री पर आपको एक एक्स्ट्रा टुकड़ा मिल रहा है, हर 180 डिग्री पर आपको एक एक्स्ट्रा टुकड़ा मिल रहा है। और अब आप कहो कि सर बराबर है, कहाँ बराबर हुआ?
कैसे बराबर हुआ? हर फलन के लिए ये बात बराबर नहीं होती, क्योंकि हर फलन कोणों को अलग अलग हिसाब से देखता है। त्रिकोणमिति आवर्ती फलन है, त्रिकोणमिति आवर्ती फलन है, इसलिए वो कुछ समय बाद अपने उन्हीं मानों को रिपीट करने लग जाते हैं। इसलिए हम समझ बैठे कि 1 डिग्री, अब इस फलन को ही ले लीजिए, इस फलन पे आपका 30 डिग्री इतना है, लेकिन 390 डिग्री इतना है। इसी फलन के लिए आपका 30 डिग्री का मान इतना है, लेकिन 390 डिग्री का मान इतना है, और उसके बाद में और अलग है, उसके बाद में और अलग है। तो 360 बराबर 0 होता है, गलत है। ये कभी मत लिखना कि 360 डिग्री बराबर होता है 0 डिग्री, ये नहीं होता। एक्चुअली आप क्या करते हैं, जो मैंने बार बार बताया, आप साइन में इनको इस्तेमाल कर रहे हो। साइन में ये बात बराबर है, क्योंकि साइन कहता है, पढ़ा है आप लोगों ने, लेकिन गलत सुना है। साइन 360 प्लस थीटा बराबर साइन थीटा। अब आपको ये याद रह गया, और ये याद रह गया तो आपने कह दिया कि 360 प्लस थीटा बराबर थीटा होता है, यानी 361 1 डिग्री के बराबर होता है। ये नहीं है, साइन बराबर होता है, कॉस बराबर होता है, टेन बराबर होता है, कॉट बराबर होता है, सेक बराबर होता है, कॉसेक बराबर होता है, लेकिन कोण बराबर नहीं होते। ठीक है ना? अब इसको आप चाहो तो और आगे तक घुमा सकते हो। मैं और भी एक एक टुकड़े बना देता हूं इसका। और हम 1 बाय 1 एक एक टुकड़े को बनाते चले जाते हैं। ठीक है, ये देखो, गिन लेना, चक्कर गिन लो एक एक करके, एक एक चक्कर में पाई पाई का चक्कर ले रहा हूँ। ठीक है, ये 1, ठीक है, पाई तक, 2 पाई तक, 3 पाई तक, 4 पाई तक, 5 पाई तक, थोड़ा बड़ा हो गया, छोटा कर देता हूँ, 5 पाई तक, 6 पाई, 7 पाई, 8 पाई, 9 पाई एंड 10 पाई। चलो और बड़ा बना लेते हैं। ठीक है, इसे छोटा कर देता हूँ। कितने पाई तक पहुंच गए हम लोग? कितने पाई तक पहुंच गए? ये आ गया हमारा 10 पाई तक। ये रहा आपका 11 पाई, 12 पाई, 13 पाई, 14 पाई, 15 पाई, 16 पाई, 17 पाई, 18 पाई, 19 पाई और फाइनली 20 पाई। अब मच्छर भगाणारी कोयल हुआ करे ना, मच्छर भगाणारी कोयल अब्बा है, ये मच्छर भगाने वाली कोयल है। ठीक है ना? तो ये आप इसको चलाते रहो, चलाते रहो, और ये चलती रहेगी। ठीक है ना? आप कोयल है, हाँ, जलेबी तो अति सीधी को नहीं, वह कोयल ही है, मच्छर भगाणारी। वह मच्छर भगाणारी जो कोयल है ना, बाई टाइप की है, बाकी नॉर्मल कोयल को नहीं है। तो समझो इस बात को, गलतियां गलती नहीं कि आप लोग होते, बहुत बारीक डिफरेंस होता है छोटी छोटी चीजों में, जो हम गलत पढ़ लेते हैं, गलत पढ़ लेते हैं। नॉर्मली बहुत बार मैं इसको ठीक कराता भी हूँ कि भाई बच्चे को पता 361, वो 361 को एक मान बैठता है, वो 361 एक मानना गलत नहीं है ना, 361 को एक मानना गलत नहीं है, लेकिन याद रखिएगा ये कब तक एक है, जब तक आप साइन का मान निकाल रहे हैं, कॉस का मान निकाल रहे हैं, क्योंकि ये आवर्ती फलन है,
ये आवर्ती फलन है, आप साइन को देखिए, साइन आवर्ती फलन है, इस वजह से ऐसा होता है। देखो ये साइन है, ये रहा, दिख रहा है, ये साइन है। अब इसमें क्या होता है कि आप इसे देखें, ये रहा आपका 0 डिग्री, ये रहा आपका पाई डिग्री, पाई हो गया, ये हो गया 2 पाई। अब यहां पे आप देखें तो वही मान, अब पाई पे भी वही मान आ रहा है, 2 पाई भी वही मान आ रहा है, और कहीं ना कहीं थोड़ी देर बाद में इसने अपने ग्राफ को रिपीट करना शुरू कर दिया। अब इसने अपने ग्राफ को रिपीट करना शुरू कर दिया है, यानी अब ये वही मान देगा जो आपको पहले देता था। हम इतने दिन से आवर्ती फलन का जो राग अलापते हैं, यूं ही थोड़ी अलापते हैं। हम ये कहते हैं कि भाई 360 से बड़ा कोण नहीं होता त्रिकोणमिति में, त्रिकोणमिति में नहीं होता। वो आपने सोचा हमेशा ही नहीं होता, है ना, हमने कहा त्रिकोणमिति में नहीं होता। 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक का ही कोण होता है त्रिकोणमिति में, क्योंकि 360 के बाद आपका वही टुकड़ा, ये जो टुकड़ा है सेम टुकड़ा रिपीट होने लग जाता है, यही टुकड़ा आपका रिपीट होना शुरू हो जाता है। तो 361 पे बिल्कुल वही काम होगा जो 0 डिग्री पे हुआ है। 360 आपके लिए वही काम करेगा जो 0 डिग्री ने किया है, और 361 आपको वही देगा जो 1 डिग्री ने दिया है। जो आपको 1 डिग्री ने दिया है वही आपको 361 डिग्री देगा, और वही आपको 2 डिग्री जो दे रहा था वही मान आपको 362 देगा। इसलिए आपके दिमाग में बैठ गया कि 360 बराबर 0, है ना। कभी दिमाग में एक सवाल ये नहीं आया कि 360 0 हो कैसे सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज है जो आपको ध्यान रखने वाली बात है कि भाई ये 360 त्रिकोणमिति के लिए 360 से बड़ा कोण नहीं होता, क्योंकि त्रिकोणमिति 3 बड़ा कोण होता है। यहाँ भी थोड़ा सा भी करेक्ट करें इसको, थोड़ा सा शुद्धता से बोलें तो 360 से बड़े कोण होते हैं, लेकिन त्रिकोणमिति में क्या होता है 360 के बाद में वही मान वापस आने शुरू हो जाते हैं, तो फिर और बड़े कोणों का करेंगे क्या, 360 के बाद वही तो मान आने हैं। तो इसीलिए आपको समझाया जाता है कि बड़े कोणों को छोटा कैसे करें। क्यों? क्योंकि हर बड़ा कोण आएगा तो इनके बीच में ही ना, कितने बड़ा कोण हो छोटा कर करके आप इनके बीच में ला सकते हैं, क्योंकि आपको पता है यही वो टुकड़ा है जो अनंत काल तक रिपीट होता है, यही वो टुकड़ा है जो अनंत काल तक रिपीट होता है बार बार, यही है, यही तो है वो, यही तो है जो आदि काल तक चलेगा। ये एक ही तो टुकड़ा है जो चलता है, 360 360 360 360 कम करते करते 360 के बीच में ले आते हो, फिर मान निकाल लेते हो। ठीक है, तो चलो उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा कि कैसे काम करती हैं चीज़ें, और कल इसको और थोड़ा बहुत लास्ट टचअप इसमें दे देंगे, 2-3 ग्राफ और पढ़ेंगे, और फिर फाइनली इसको डन करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगला लेक्चर 10:30 बजे रहेगा हमारा लिमिट वाला, फिर हम लिमिट को पढ़ेंगे।